हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर 1, स्टेथोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर, अपवर्तन के सिद्धांत पर, विवर्तन के सिद्धांत पर और ध्रुवण के सिद्धांत पर। तो ध्यान रखना, स्टेथोस्कोप यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप किस कार्य क्या है? तो हृदय की धड़कन का मापन करना, हृदय की धड़कन का मापन करना। ठीक है, और यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, हवा में पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विपक्षीय लेंस और उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह किस लेंस की भांति होता है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की भांति। ठीक है, और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में पाया जाता है आपके उत्तल लेंस। ठीक है, और ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? केशिका को, प्लेटलेट्स को, धमनी को या तिल्ली को? तो आप आरबीसी का कब्रिस्तान ये कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली या प्लीहा को, इसको प्लीहा भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लड बैंक, दोनों नाम ध्यान रखना है। एक तो कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, वो भी आपके प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं, और ब्लड बैंक भी आपके प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? 5, 10, 15 और 20। तो एक बेल में कितने डेसिबल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 डेसिबल। ठीक है, ध्यान रखना है, एक बेल बराबर 10 डेसिबल। और ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है डेसिबल में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट कुक ने, इवानोव्स्की ने और रॉबर्ट कोच ने। तो जीवाणु की खोज ये किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी आपके ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, और साथ ही ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज भी की थी। जीवित कोशिका की खोज कब की थी? तो ये की थी आपके 1674 ईस्वी में। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और कोशिका की खोज कौन सी कोशिका थी? वह मृत कोशिका। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वह कोशिका वास्तव में एक मृत कोशिका थी। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया जाती है ल्यूवेनहॉक ने, और ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज भी की थी। ठीक है, और इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, और इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी, और इसीलिए इसे वायरस विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के कारणों की खोज की थी। क्षय रोग जो कि कौन सा रोग है? एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इस क्षय रोग के कारणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe, Ca, Mg, Na। तो पर्णहरित इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में पाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम धातु। ठीक है, और मैग्नीशियम धातु के कारण ही इसका रंग कौन सा होता है? हरा रंग होता है। ठीक है, और ध्यान रखना, Fe धातु जो है यह किस में पाई जाती है? तो Fe धातु पाई जाती है आपके हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में।
ठीक है, ध्यान रखना है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, Fe धातु पाई जाती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करता है, तो 4 अणुओं का परिवहन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे वास्तविक कोशिका कहा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उपरोक्त सभी। तो निम्न में से किसे वास्तविक कोशिका कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डब्ल्यूबीसी को। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को वास्तविक कोशिका क्यों कहा जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी में तथा प्लेटलेट्स में, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, इसीलिए इन्हें वास्तविक कोशिका नहीं कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसीलिए इसे वास्तविक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 8, दूध से मक्खन निकालने की क्रिया किस क्रिया पर आधारित है, अभिकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल पर, ससंजक बल पर, असंजक बल पर। ठीक है, तो दूध से मक्खन निकालने की क्रिया ये किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के बारे में ध्यान रखना है कि कोई वृत्ताकार पिंड में गति करता हुआ पिंड, ठीक है, कोई वृत्ताकार दिशा में गति करता हुआ पिंड बाहर की ओर आकर्षित हो तो या प्रतिकर्षित हो तो वह कहलाता आपके अपकेंद्रीय बल। किसी चीज को दूर हटाना, जैसे दूध से मक्खन निकालना, अलग करना, किसी भी चीज को अलग करना कौन सा बल आता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन को निकालना या कपड़े धोने की मशीन जो होती है वो अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती हैं। ठीक है, और अभिकेंद्रीय बल के बारे में ध्यान रखना है। अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ पर गति करता हुआ पिंड केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे कहते हैं हम अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये किसके उदाहरण है, तो ये है अभिकेंद्रीय बल के बारे। ठीक है, किसी चीज का जुड़ा हुआ रहना, साधारण भाषा में ध्यान रखना, किसी चीज का जुड़ा हुआ रहना अभिकेंद्रीय बल, और किसी चीज का अलग होना किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 9, द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, संवहन, चालन, विकिरण या उपरोक्त सभी। तो द्रव में ऊष्मा का संचरण ये किस विधि से होता है, तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, संवहन द्वारा। ठीक है, संवहन द्वारा ध्यान रखना है, द्रव तथा गैस इन दोनों में ऊष्मा का संचरण किससे होता है, तो संवहन विधि द्वारा। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन तथा विकिरण। ठीक है, ध्यान रखना है ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा, ठोसों में। ठीक है, ध्यान रखना है ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन विधि द्वारा, और विकिरण द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है। निर्वात में ऊष्मा का संचरण किससे होता है, विकिरण विधि द्वारा। और ये तीनों कौन सी विधियां हैं, तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं। क्या ऊष्मा का संचरण ठोस में किससे होता है, द्रव तथा गैस में किससे होता है तथा निर्वात में किससे होता है, ये सभी प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का, स्टेथोस्कोप का, सोनार का या सोनोमीटर का। तो समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनार नामक उपकरण का। और सोनार नामक उपकरण जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह आपके ध्यान रखना है कि सोनार नामक जो उपकरण है, ठीक है, उसमें प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है।
प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग। और इसका प्रमुख कार्य है जल में स्थित पिंड की दिशा, दूरी तथा चाल को ज्ञात करना। ठीक है। और बैरोमीटर जो है वह वायु दाब मापने में काम आता है। वायु दाब, कौन सा दाब? वायु दाब। वायु दाब का मापन किससे होता है? तो वो होता है आपके बैरोमीटर से। ठीक है। स्टेथोस्कोप है वो ध्वनि या हृदय की धड़कन को मापना इसका कार्य होता है। हृदय की धड़कन का मापन करता है। ठीक है। और सोनोमीटर जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों का मापन करता है। अनुप्रस्थ तरंगों के मापन में काम आता है सोनोमीटर। ठीक है। तो ये रहे हमारे जनरल साइंस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम देखते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके नवीन पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है। तो 11वां प्रश्न हमारा है, जकात आंदोलन कब चलाया गया था? 1938 में, 1939 में, 1940 में, 1941 में। तो जकात आंदोलन ये कब चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1939 ईस्वी में। ठीक है। और 1939 में जकात आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था आपके नरोत्तम लाल जोशी ने। नरोत्तम लाल जोशी ने। ठीक है। और नरोत्तम लाल जोशी के बारे में ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे ये। ठीक है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपके नरोत्तम लाल जोशी। और नरोत्तम लाल जोशी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो जकात आंदोलन चलाया था। और कब चलाया था? तो 1939 ईस्वी में यह आंदोलन चलाया था। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12, तरुण भारत संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र सिंह ने, दलवीर सिंह ने, नरोत्तम लाल जोशी ने और हीरालाल शास्त्री ने। तो तरुण भारत संघ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र सिंह ने। ठीक है। और राजेंद्र सिंह के बारे में ध्यान रखना है, कैसे वाटरमैन, वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार कैमल मैन के नाम से जानते हैं आपके, कैमल मैन के नाम से जानते हैं अशोक टाक को। ठीक है। और टाइगर मैन, टाइगर मैन के नाम से जानते हैं हम कैलाश सांखला को। इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जैसे वाटरमैन है आपके राजेंद्र सिंह, कैमल मैन है आपके अशोक टाक, टाइगर मैन है आपके कैलाश सांखला। और तरुण भारत संघ नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो राजेंद्र सिंह ने इसकी संस्था की स्थापना की थी। ठीक है। और इसी प्रकार हमने अभी देखा था नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तथा इन्होंने जकात आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1939 में। ठीक है। और हीरालाल शास्त्री के बारे में ध्यान रखना है कि हीरालाल शास्त्री ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है तथा इनकी एक कविता है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः तथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, देखो प्रश्न हमारा, विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1930 में, 1932 में, 1926 में। तो विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। ठीक है। और विद्या भवन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह मेहता ने। मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है। मोहन सिंह मेहता ने विद्या भवन नामक संस्थान की स्थापना 1930 में की थी। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। तो बेराट सभ्यता भी ध्यान रखना है। ठीक है। बेराट सभ्यता किस जिले में है ये? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी कोटपुतली, बहरोड जिले में। ठीक है। और बेराट सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है कि यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो नदी है आपके बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। और इसका खोज किसने की थी?
तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है। और बेराट सभ्यता, यहाँ से मौर्यकालीन अवशेष मिले थे तथा भीम की डूंगरी, महादेव डूंगरी और बीजक की डूंगरी, इन तीनों डूंगरियों पर प्रमुख रूप से उत्खनन कार्य किया गया था। ठीक है। और बेराट सभ्यता के बारे में ध्यान रखना है कि 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाब्रू शिलालेख की खोज भी यहीं से की थी। और नवीन जिलों के गठन के बाद बेराट सभ्यता आपके कोटपुतली बहरौल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, एकीकरण के समय कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था राजेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, कुशल सिंह। तो एकीकरण के समय कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। एक तो था लावा, दूसरा था आपके कुशलगढ़ और तीसरा था आपके नीमराणा। ठीक है। ये 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय। और कुशलगढ़ ठिकाने का शासक कौन था? तो कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था आपके ऑप्शन नंबर बी, हरेंद्र सिंह। ठीक है। और ध्यान रखना है कि कुशलगढ़ ठिकाने का शासक था आपके हरेंद्र सिंह। एकीकरण के समय लावा ठिकाना जो है उसका शासक था आपके प्रदीप सिंह। ठीक है। और एकीकरण के समय जो नीमराणा ठिकाना था उसका शासक एकीकरण के समय कौन था? राजेंद्र सिंह। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, जापानी पार्क स्थित है शाहपुरा, डींग, बयाना, डींग और नीमराणा। तो जापानी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीमराणा में। जो किस जिले में है? तो नीमराणा है आपके वर्तमान में कोटपुतली बहरौल जिले में। बहरौल जिले में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? तेज सिंह ने, राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, राणा कुंभा ने। तो गणेश पोल इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाई जय सिंह ने। किस दुर्ग में करवाया था? तो जयगढ़ दुर्ग में करवाया था। और इतिहासकार फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को सर्वश्रेष्ठ दरवाजा कहा था। सर्वश्रेष्ठ दरवाजा। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ दरवाजा किसे कहा था? गणेश पोल को कहा था। और किसने कहा था? तो इतिहासकार फर्ग्यूसन ने यह कथन कहा था। और गणेश पोल का निर्माण जयपुर के अंतर्गत सवाई जयसिंह ने करवाया था। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को, मैगजीन दुर्ग को, कुचामन दुर्ग को, मंडरायल दुर्ग को। तो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी ये किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंडरायल दुर्ग को। जो किस जिले में है? तो ये है आपके करौली जिले में। ठीक है। ठीक है। करौली जिले में मंडरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और कुचामन दुर्ग जो है उसे जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है। कुचामन दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर, ये किसे कहा जाता है? कुचामन दुर्ग को। जो किस जिले में है? तो यह डीडवाना कुचामन जिले के अंतर्गत है। डीडवाना कुचामन जिला जो एक नवीन जिला बना है उस जिले में आता है। ठीक है। और ध्यान रखना है कि नाहरगढ़ दुर्ग जो है वह आपके अन्य नाम और है इसका सुदर्शनगढ़। ठीक है। और नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे यहाँ पर। ठीक है। तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल किस
दुर्ग में बनवाए थे? तो नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, आगे देखे तो देखो मैगजीन जो दुर्ग है उसका निर्माण अकबर ने करवाया था और इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसको। ठीक है, और अजमेर में ये इसका निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19, कडरा का शहीद स्मारक स्थल स्थित है? बालोतरा में, फलौदी में, सांचौर में और बाड़मेर में। तो कडरा का शहीद स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर में। ठीक है, तो ध्यान रखना है गडरा का शहीद स्मारक आपके बाड़मेर जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, और बाड़मेर जिले से अलग होकर एक नया जिला बना है आपके बालोतरा जिला। और बालोतरा जिले की एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है सिवाना दुर्ग, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ। सिवाना दुर्ग जो आपके वर्तमान में बालोतरा जिले के अंतर्गत आता है। और सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार ने। और किस पहाड़ी पर करवाया था? तो हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और पाबूजी का मंदिर आपके ऑप्शन नंबर बी फलौदी जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1976 में, 1982 में और 1994 में। तो अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार ये कब दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, जिसकी शुरुआत हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1994 में। ठीक है, और अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? तो गंगाराम विश्नोई को। गंगाराम विश्नोई को। ठीक है, गंगाराम विश्नोई को सबसे पहले अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार दिया गया था। और कब प्रारंभ हुआ ये? 1994 में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं? बाबूजी, देवनारायण जी, रामदेव जी, कल्लाजी राठौड़। तो चार हाथ वाले लोक देवता इनके नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर डी कल्लाजी राठौड़। ठीक है, और पाबूजी जो हैं वो ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं। और पाबूजी का मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है, और पाबूजी के बारे में और ध्यान रखना है, कहीं ने लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, और आगे देखिए, देखो देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी का जो मंदिर है वो है आपके आसिंद भीलवाड़ा में। ठीक है, और देवनारायण जी को, ठीक है, एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता। ठीक है, इन्होंने गोबर व नीम की पत्तियों से कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई थी। ठीक है, और देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, भगवान विष्णु का अवतार। ठीक है, या कृष्ण का अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो जांचना मेन रूप से विष्णु के अवतार देवनारायण जी हैं। और रामदेव जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और रामदेव जी जो है एकमात्र लोक देवता जो एक कवि भी थे, और इन्होंने 24 बाजिया नृत्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और रामदेव जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? तो रुणेचा रामदेवरा पोखरण जिला है जैसलमेर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रामदेव जी का जन्म हुआ था आपके उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी समाधि थी रुणेचा रामदेवरा में। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22, एकीकरण के कौन से चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो एकीकरण के प्रथम 4 चरण थे ये, और इनके उद्घाटन के बारे में ध्यान रखना है क्रम से आपको। एक ट्रिक है गोडविल गोडविल
कोडविल कोडविल चाचा पटेल। ठीक है, ट्रिक को 3-4 बार बोलना है आपको। कोडविल गोडविल चाचा पटेल। ठीक है, कोडविल से होगा आपके प्रथम चरण का उद्घाटन किया था एनवी गोडविल ने। द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किया था आपके एनवी गोडविल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था आपके चाचा जवाहरलाल नेहरू ने। और चौथे चरण का उद्घाटन किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इन चारों चरणों के बारे में ध्यान रखना है। का प्रथम चरण का उद्घाटन किया था आपके कोडविल ने। ठीक है, द्वितीय चरण का उद्घाटन भी किसने किया था आपके एनवी गोडविल ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और चौथे चरण का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या है 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 जिले। पहले 4 जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर। ये 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद जो अनूपगढ़ जिला बना है आपके, वह भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीमराणा, बहरौड़, कोटपुतली और अलवर। तो राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कौन सा है आपके? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीमराणा, कोटपुतली, बहरौड़ जिला। ठीक है, और पहला जो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो आपके सीतापुरा। दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है बोरनाड़ा। ठीक है, और तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क आपके नीमराणा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25, भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता। तो भारत के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, और बलवंत सिंह मेहता के बारे में ध्यान रखना है कि ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। मेवाड़ प्रजामंडल इसके अध्यक्ष थे। और बलवंत सिंह मेहता ने 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की थी। किसकी? प्रताप सभा, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, भीलों का प्रथम समाज सुधारक माना जाता है मोतीलाल तेजावत को, गोविंद गिरी को, सुरजी भगत को और भोगीलाल पांड्या को। तो भीलों का प्रथम समाज सुधारक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुरजी भगत को। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत के बारे में ध्यान रखना, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था, एक ही आंदोलन। ठीक है, और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्याणी गांव उदयपुर में, और गोविंद गिरी का जन्म हुआ था बेड़सा गांव के अंदर। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। ठीक है, कितना? 21 सूत्री मांग पत्र। और गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र लिखा था। ठीक है, और भोगीलाल पांडे के बारे में देखना कि यह डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। ठीक है, और भोगीलाल पांड्या को वांगड़ के गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27, स्वामी केशवानंद का मूल नाम था भूप सिंह, बिरमा,
किक्का और बाबूसा। तो स्वामी केशवानंद, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अगर इनके जन्म के बारे में देखें तो इनका जन्म हुआ था मंगलूना गांव। मंगलूना गांव में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और स्वामी केशवानंद को शिक्षा के संत भी कहा जाता है। ठीक है। और ध्यान रखना है कि इनका मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरमा। ठीक है। और अगर भूप सिंह का मूल नाम किसका था ये? तो ये थे विजय सिंह पथिक का मूल नाम, विजय सिंह पथिक। ठीक है। और किक्का, ये उपनाम किसका है? तो ये है आपके महाराणा प्रताप का उपनाम है ये। ठीक है। और बाबूसा, यह उपनाम किसका है? तो भैरव सिंह शेखावत का उपनाम है, भैरव सिंह शेखावत। ठीक है। भैरव सिंह शेखावत का उपनाम है बाबूसा। ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत जो है वो आपके राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? या किसने नहीं, कब? ठीक है, कब की थी? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो भील सेवा मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1922 में। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग हैं। कोटा संभाग, सीकर संभाग, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। तो ध्यान रखना है कि नवीन जिलों के गठन के बाद प्रशासनिक तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित संभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोटा संभाग। ठीक है। कोटा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके कोटा, दूसरा है बारा, तीसरा है बूंदी और चौथा है झालावाड़। पहले भी ये चारों जिले आते थे और नवीन जिलों के गठन के बाद भी कोटा संभाग के अंतर्गत ये चारों जिले आते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार कोटा संभाग जो है उसमें न तो कोई प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है, न ही कोई भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य में प्रशासनिक और भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 और 14। तो ध्यान रखने के राज्य में प्रशासनिक तथा भौगोलिक तौर पर अपरिवर्तित जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। राजस्थान के 14 ऐसे जिले हैं जिनमें न तो कोई प्रशासनिक परिवर्तन हुआ है, न ही कोई भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जालोर। तो राजस्थान में या राजस्थान की 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती हैं। 3 जिले तो हो गए आपके उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है। और चौथा जिला है आपके सांचौर, पांचवा है आपके सिरोही और छठा है आपके बाड़मेर। इन 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती हैं और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। जालोर की सीमा अब गुजरात के साथ नहीं लगती है। पहले जालोर जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद जालोर से अलग होकर एक नया जिला बना है सांचौर, और इस सांचौर की सीमा गुजरात के साथ लगती है तथा जालोर की सीमा अब वर्तमान में गुजरात के साथ नहीं लगती है। ठीक है। और गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं राजस्थान के? तो 6 जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सांचौर, सिरोही और बाड़मेर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है 22, 25, 28 और 5। तो राज्य में वर्तमान में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? तो अंतर्वर्ती जिले हैं वर्तमान में ऑप्शन नंबर ए 22 जिले। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं आपके 5 जिले। ठीक है, कि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 4 जिले तो पहले थे, एक तो श्री गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा बाड़मेर, चौथा है जैसलमेर
और पांचवा है आपके नवीन जिला बनाए अनूपगढ़। इसकी सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33। राज्य के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती हैं? 2, 3, 4 और 5। तो ध्यान रखना है कि राज्य के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो पहले 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती थी। कौन कौन सा? एक तो है धौलपुर और दूसरा है भरतपुर। इन 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन नवीन जिलों के गठन के बाद एक डींग जिला और है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। मामा उपनाम से जाने जाते हैं स्वामी केशवानंद, लादूराम जोशी, सुरजी भगत और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो ध्यान रखना है मामा, इस उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। ठीक है, और स्वामी केशवानंद किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो बिरमा। ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35। मथुरा दास माथुर का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल और शाहपुरा प्रजामंडल। तो मथुरा दास माथुर, इनका संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल से इनका संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 36। संग्राम नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने, जय नारायण व्यास ने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने और हीरालाल शास्त्री ने। तो संग्राम नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने। ठीक है, और जय नारायण व्यास का जो समाचार पत्र था वो था आपके पीप, और इसकी रचना थी एक पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल। और मारवाड़ का वर्तमान शासन। मारवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है, और आगे देखे। देखो हीरालाल शास्त्री के बारे में। तो हीरालाल शास्त्री जो है उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो था प्रलय प्रतीक्षा नमन में। प्रलय प्रतीक्षा नमन में। ठीक है, और दूसरी थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ये दोनों रचनाएं हीरालाल शास्त्री की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा महल बूंदी जिले में स्थित नहीं है? सॉरी, बूंदी जिले में स्थित है। अबली मिनी का महल, अभेड़ा महल, राजमहल और सुख महल। तो निम्न में से कौन सा महल बूंदी जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुख महल। और सुख महल का निर्माण किसने कराया था? तो बूंदी का शासक था विष्णु सिंह, इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और अबली मिनी का जो महल है उसे कहते हैं हम हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मुकुंद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कोटा के शासक थे ये। ठीक है, और अबेड़ा महल और एक किस जिले में है अबली मिनी का महल? तो ये है आपके कोटा जिले में। ठीक है, और आगे देखें तो देखो अबेड़ा महल जो है वो भी आपके कोटा जिले में है। ठीक है, और इसे कहते हैं हम हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती का हवा महल। तो ध्यान रखना है हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं आपके अबली मिनी के महल को, और हाड़ौती का हवा महल कहते हैं आपके अबेड़ा महल को। ठीक है, और राजमहल जो है वह आपकी किस जिले में है? तो ध्यान रखना है राजमहल आपके उदयपुर जिले में है। और इसका निर्माण 1559 में उदय सिंह ने करवाया था। और उदय सिंह ने धूनी नामक स्थान पर
धूनी नामक स्थान पर उदयपुर शहर की स्थापना की थी 1559 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 38। किस लोक देवी का मूल नाम नारायणी बाई था? रानी सती, नारायणी माता, जीण माता, शीतला माता। तो किस लोक देवी का मूल नाम नारायणी बाई था? तो नारायणी बाई था आपके ऑप्शन नंबर ए रानी सती का मूल नाम। और रानी सती का प्रमुख मंदिर है आपके झुंझुनू में। ठीक है, और नारायणी बाई जो है नारायणी माता है, उनका मूल नाम क्या था? तो ध्यान रखना, नारायणी बाई जो है नारायणी माता का मूल नाम नहीं था। नारायणी माता का मूल नाम था आपके करमेती बाई। करमेती बाई। ठीक है, और नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है आपके अलवर जिले में। ठीक है, आगे देखिए। देखो तो जीण माता, जीण माता का मूल नाम क्या था? तो जयवंती बाई। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ है? तो हर्ष की पहाड़ी रेवासा शिखर पर इनका मंदिर बना हुआ है। और देखे तो इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, मधुमक्खियों की देवी। और आगे देखिए अगर, तो शीतला माता, शीतला माता का मंदिर है आपके चाकसू। और चाकसू किस जिले में है? तो नवीन जिलों के गठन के बाद यह आता है आपके जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, चाकसू किस जिले में? जयपुर ग्रामीण में। और शीतला माता को चेचक की देवी तथा बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 39। नौगावा का जैन मंदिर किस जिले में है? अनूपगढ़, शाहपुरा, कोटा और खेड़थल तिजारा। तो ध्यान रखना है, नौगावा का जो जैन मंदिर है वह नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर डी खेड़थल तिजारा जिले में है। आगे देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में, प्रश्न नंबर 40। रम्मत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर, टोंक, चित्तौड़गढ़, मांडल, भीलवाड़ा। तो रम्मत जो लोकनाट्य है वो किस जिले का है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बीकानेर। और बीकानेर के अलावा एक और जिला है जैसलमेर। इन दोनों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है रम्मत। ठीक है, और टोंक का कौन सा लोक नाट्य है? तो टोंक का प्रसिद्ध है आपके चार बेत। ठीक है, और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में जो गोसुंडा है, इस गोसुंडा का एक प्रसिद्ध नाट्य है तुर्रा कलंगी, तुरा कलंगी। ठीक है, और मांडल भीलवाड़ा का कौन सा क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? तो यहाँ का प्रसिद्ध नारों का स्वांग, नारों का स्वांग। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के 40 प्रश्न, जिसमें हमने बात की जनरल साइंस के 10 प्रश्न तथा राजस्थान जीके के 30 प्रश्न के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।